हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स एंड द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मींस डिज़ाइनिंग के लिए कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है और जो मटेरियल का सिलेक्शन करना है हम उस सिलेक्शन को कैसे करते हैं, वो बेस क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। देखिए, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आर द प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। मीन्स जो भी आपका मटेरियल है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं उसके बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करेंगे, वो आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। दे यूजुअली रिलेट द इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। वो एक किस चीज़ का रिलेशन आपको फाइंड आउट करके देती हैं, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स। Mechanical properties are of significant importance in the selection of material for structural machine components। तो याद रखना है कि आप क्या है कि जो आपका एक्सटर्नल फोर्सेस का जो बिहेवियर है उसको डिस्क्राइब करती है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर के मटेरियल को रिलेट करती है, और जो आपकी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के अंदर जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये है हमारा एक, आपने यू ऑल आर अवेयर अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील इज़ ए डक्टाइल मटेरियल। मींस डक्टाइल मटेरियल के लिए ये एक हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए जो ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल जो ये स्ट्रेट लाइन गई हुई है अप टू पी एल, दिस इज़ अवर प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ वैलिड है यहाँ तक। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो शो कर रहा है ई एल, मीन्स इलास्टिक लिमिट। दिस वाई इज़ योर यील्ड पॉइंट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हमने नाम दिया है एस वाई, मीन्स यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ अवर अल्टीमेट पॉइंट, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको नाम दिया है हमने अल्टीमेट स्ट्रेस। और उसके बाद दिस पॉइंट एफ इज़ अवर फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ पे आके हमारा मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है, फेल हो जाता है। ये है हम जो ये जो पूरी जो कर्व ड्रॉ कर रखी है, ये है हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर हम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे तो अल्टीमेट पॉइंट के बाद वो पॉइंट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान से देखिए, जो डॉटेड लाइन शो कर रही है वो है हमारी ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में। अब मैं बात करूँगा कि अप टू इलास्टिक लिमिट जो ये रेंज है, इस रेंज को बोलते हैं हम इलास्टिक रेंज। उसके बाद जो ये मेरी पूरी रेंज है इसको मैं बोलूँगा कि ये है प्लास्टिक रेंज है। लो कार्बन स्टील के लिए वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन को लेके ये प्लॉट ड्रॉ किया है। ये है हमारे किसके लिए, बेसिकली डक्टाइल मटेरियल के लिए। किसके लिए है ये है डक्टाइल मटेरियल के लिए मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखिए, ये है एनील्ड हाई कार्बन स्टील के लिए। एनील्ड हाई कार्बन, वो था लो कार्बन स्टील, अब ये क्या है हाई कार्बन स्टील के लिए। ये क्या है कि सेम ऑलमोस्ट वैसा ही है, सेम यहाँ तक गया है। इसमें इलास्टिक प्लास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। यील्ड पॉइंट और उसके बाद क्या है हमारा अल्टीमेट पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। ऊपर वाली लाइन है वो किसके लिए है, ट्रू स्ट्रेस के लिए है। अब यहाँ पे जो ये एक पॉइंट दिखाया गया है कि मान लो अगर मैं यील्ड पॉइंट के ऊपर पहुँच के वहाँ से अगर मैं लोड को रिमूव करता हूँ तो एक ये परमानेंट सेट हो जाता है। जो ये वैल्यू 0.002 शो कर रहा है, दिस इज़ द स्ट्रेन वैल्यू। मीन्स इतनी वैल्यू क्या है, ऑफसेट लाइन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, ऑफसेट लाइन। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे आके वो इतना परमानेंट सेट हो जाता है। इसी का नाम यहाँ पे एक बार प्रूफ स्ट्रेस भी दिया जाता है। मीन्स अगर कोई पूछता है कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, तो वो यहाँ पे ये 0.002 जो वैल्यू शो की गई है वो हमारे प्रूफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए की जाती है। तो ये है एनील्ड हाई कार्बन स्टील के लिए। अब ये डायग्राम है मेरा किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ब्रिटल मटेरियल क्या है, इसमें क्या है कि यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है, ये यील्डिंग आई है और यील्डिंग के बाद क्या है, सीधा फ्रैक्चर है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ये आपको कोई भी अल्टीमेटम नहीं देता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। डक्टाइल मटेरियल आपको वार्निंग देता है कि अब मेरी एक्सट्रीम लिमिट आ चुकी है, अब मैं फेल होने वाला हूँ।
बट ब्रिटल, जो भी कोई ब्रिटल मटेरियल है वो आपको ये शो नहीं होने देगा। एक फॉर एग्जांपल के लिए आप एक माइल्ड स्टील का पीस लें और एक ग्लास का पीस लें, ग्लास हमारा ब्रिटल होता है और माइल्ड स्टील मेरा डक्टाइल मटेरियल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिसिटी की। अब हम जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, मेरी फर्स्ट इलास्टिक प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। क्या है इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। मान लो एक मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके ऊपर क्या है फोर्सेस लगा रखे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर बात करेंगे हम विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम कुछ टाइम के बाद इस लोड को अगर रिमूव कर देते हैं तो इलास्टिक बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी, अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेगी। इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिमूव्ड। स्टील इज परफेक्टली इलास्टिक विद इन ए सर्टेन लिमिट। अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन ए मेटल अंडरगोज इज स्मॉल, मीन्स जो डिफॉर्मेशन होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है। एटम्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजिशंस बट दे डोंट टेक अप द न्यू पोजिशंस। देखिए, जब भी आप विद इन इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो एक भी कोई भी हमारा एलिमेंट है, कोई भी जो हमारा एलिमेंट मैंने लिया है, उसके जैसे हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो उसके जो इंटरनल एटम्स हैं मेरे, वो क्या करेंगे कि पोजिशन चेंज जरूर करेंगे, डिस्प्लेस होंगे अपनी पोजीशन से, बट वहाँ पे वो अपनी न्यू पोजीशंस के ऊपर सेटअप नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं। यही प्रॉपर्टी है मेरी क्या, इलास्टिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूँगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज माई प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है? प्लास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रिटेन द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर द लोड ऑन परमानेंट बेसिस। मीन्स यहाँ पे प्लास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि जो पोजीशन उसने रिगेन कर ली है वो उसके बाद दोबारा से लोड रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक परमानेंट सेट हो जाता है। एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्म्स द मेटल टू सच एन एक्सटेंट इट कैन नॉट फुली रिकवर। मीन्स कुछ रिकवर हो पाता है बट फुली रिकवर नहीं हो पाता है। सम मेटल्स टेक अप एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशंस विदाउट फ्रैक्चर and atoms are permanently displaced to take up the new positions। इलास्टिसिटी में क्या हुआ था, एटम्स डिस्प्लेस होके नई पोजीशन पे गए जरूर थे बट वहाँ पे वो सेट नहीं हुए, बट प्लास्टिसिटी के साथ ऐसा केस नहीं है। प्लास्टिसिटी में एक परमानेंट सेट हो जाता है। मीन्स अगर एक लिमिट के बाद अगर हम उस एक्सटर्नल फोर्सेस को रिमूव करेंगे तो दे विल नॉट गेन देयर ओरिजिनल पोजीशंस कंप्लीटली, उनके अंदर कुछ डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं, वही प्रॉपर्टी है मेरी प्लास्टिसिटी। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा स्ट्रेंथ की। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट विदाउट रप्चर एक्सटर्नल फोर्सेस कॉजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट विदाउट रप्चर। मीन्स आपका बिल्कुल ब्रेकडाउन होने से पहले कितनी उस मटेरियल जो है वो रेसिस्ट कर सकता है एक्सटर्नल फोर्सेस को, वो कहलाती है आपकी स्ट्रेंथ। सिमिलरली नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। स्टिफनेस और रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशंस अंडर द एक्शनल ऑफ एन एक्सटर्नल लोड। मीन्स क्या है कि एबिलिटी है मटेरियल की जो डिफॉर्मेशंस को रेसिस्ट करती है, कि डिफॉर्मेशंस कम से कम हो, जो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है हमारी स्टिफनेस और रिजिडिटी। मीन्स अभी तक हम 4 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और रिजिडिटी। नेक्स्ट है मेरा रेजिलियंस। रेजिलियंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी when deformed elastically and to release the energy when unloaded. It is measured by a quantity called modulus of resilience. रेजिलियंस क्या है कि एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब मटेरियल जो भी हमारा इलास्टिकली कोई भी मटेरियल जब डिफॉर्म्ड होता है तो उस टाइम पे वो मटेरियल कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है,
और जब जैसे ही उसके लोड को रिमूव किया जाता है तो वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देता है। जो एनर्जी उसने स्टोर की है, इंटरनल एनर्जी स्टोर की है, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिलियंस, उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। इट इज़ मेजर्ड बाय ए क्वांटिटी कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूंगा तो अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, देखिए ध्यान से देखिए, जब भी मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात करूंगा तो विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे जो ये एनर्जी स्टोर हुई है, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिलियंस। इसी को मैं बोलता हूँ रेजिलियंस। अब मैं बात करूंगा टफनेस। टफनेस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर fracture takes place, before fracture takes place. It is measured by a quantity called modulus of toughness, means it is the ability of material to absorb energy before fracture, means fracture तक जो भी एनर्जी, फ्रैक्चर होने से पहले जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, उसी को नाम दिया गया है क्या, टफनेस, उसी को नाम दिया है क्या, टफनेस। तो देखिए इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये हमारी यील्ड पॉइंट है, अप टू यील्ड पॉइंट या हमारी जो इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक है, उसको जो भी एनर्जी स्टोर की है उसी को नाम दिया गया है क्या, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। और जो हमारा फाइनल रैप्चर पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, वहाँ तक जो भी एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का जो भी एरिया कवर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, टफनेस, उसी को हम क्या नाम देंगे, टफनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या है? Malleability is defined as the ability of a material to deform to a greater extent before the sign of crack when it is subjected to compressive forces. मीन्स कोई भी एक मटेरियल है, जब उसके ऊपर हम कंप्रेसिव फोर्सेस लगाएंगे तो वो कितना फाइनल क्रैक आने से पहले कितना अपने आप को डिफॉर्म कर सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल to deform to a greater extent before the sign of crack when it is subjected to compressive forces. मीन्स अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, अपने 9th 10th क्लास की लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो एक सीट की फॉर्म में फैलने की प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। कोई मटेरियल कितने को हम उसको सीट की फॉर्म में फैला सकते हैं, उसको हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी की बात करते हैं, जब डक्टिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिफॉर्म टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बिफोर द साइन ऑफ क्रैक व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाता हूँ तो वो कितना फैलाव करती है, उसको मैं बोलता हूँ मैलिएबिलिटी। बट जब मैं उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा, जब मैं उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा तो वो कितना, एक वायर ड्राइंग कैपेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, कोई भी मेटल की वायर ड्राइंग कैपेबिलिटी क्या हो सकती है, उसको हम डक्टिलिटी नाम देते थे। तो सेम वही है, अब वहाँ पे हमें टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता था, इसलिए हम उस लेवल पे वो चीज़ें डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। बट एज ए इंजीनियर और इस लेवल के ऊपर हम टेंसाइल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए डक्टिलिटी के लिए आपको याद रखना है कि डक्टिलिटी के लिए आपका टेंसाइल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है और मैलिएबिलिटी के लिए आपका कंप्रेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which shows negligible plastic deformation before fracture takes place. मीन्स ये आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो ही नहीं करता है, नेग्लिजिबल शो करता है। मीन्स जैसे क्या था कि अगर मैं एक डक्टाइल मटेरियल की बात करता हूँ तो सबसे पहले आपकी क्या है कि इलास्टिक रीजन आता है, फिर प्लास्टिक रीजन आता है, और फिर उसके अंदर वो क्या है, हमारा एक ब्रेकडाउन पॉइंट मिलता है। ये यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट आपको शो ही नहीं करता, नेग्लिजिबली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करता है। अदरवाइज क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शो करने से पहले ही ये ब्रेकडाउन हो जाता है। ए टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ 5%, याद रखना है, ए टेंसाइल स्ट्रेन ऑफ 5% एट फ्रैक्चर इन ए टेंशन टेस्ट इज कंसिडर्ड एज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। मीन्स अगर डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना है तो वो डिफरेंस होता है हमारा स्ट्रेन ऑफ 5%, स्ट्रेन ऑफ 5%। अगर स्ट्रेन 5% से कम है तो हम उसको डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे, और अगर स्ट्रेन 5% से ज़्यादा है तो हम उसको ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ हार्डनेस की। नेक्स्ट इज अवर हार्डनेस। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू पेनिट्रेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। It usually indicates resistance to abrasion, scratching, cutting और shaping.
मीन्स क्या है कि एक पेनिट्रेशन और एक रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग जो है उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। जितना हार्ड सरफेस होगा उतनी स्क्रैचिंग कम होगी और उतना ही उसके अंदर पेनिट्रेशन कम होगा। इसके जो पेनिट्रेशन के लिए हम स्टील बॉल्स को यूज़ करते हैं, जो हमारे विकर टेस्ट हैं, हार्डनेस टेस्टर हैं, जो भी 4-5 हमारे ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल, विकर, महोज, ये सारे हार्डनेस टेस्टर्स हैं, उसके अंदर हम पेनिट्रेशन करके देखते हैं। जितना ज़्यादा पेनिट्रेट करेगा वो उतना कम हार्ड है, जितना कम पेनिट्रेशन होगा उस मटेरियल के अंदर वो उतना ही हार्ड मटेरियल है। तो ये क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू द पेनिट्रेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस टू द स्क्रैचिंग। तो ये थी हमारी ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस। नेक्स्ट जो हमारा, ये थी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए। हम डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स स्टडी करते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ मशीन एलिमेंट्स। तो देखिए कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल है कास्ट आयरन है, देन प्लेन कार्बन स्टील है, देन एलॉय स्टील्स हैं, सिरेमिक्स है, कास्ट स्टील है, रबर है एंड प्लास्टिक है। तो देखिए ये क्या है कि सारे मटेरियल्स हम कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे स्टडी कर चुके हैं। तो इसके बारे में इन चीज़ों को बार बार स्टडी करना तो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। होप आप सभी इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगती है इस चीज़ के अंदर कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट सम मटेरियल अबाउट ऑल दीज मटेरियल्स, देन आई विल ऑल्सो प्रोवाइड अबाउट द सम नोट्स अबाउट दिस मटेरियल। बट देखिए जैसे कि आप जानते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन इज़ यूज्ड फॉर द बेस ऑफ एनी मटेरियल। कास्ट आयरन यूज्ड इन द बेस फॉर मेकिंग द बेस ऑफ एनी मशीनरी। बिकॉज इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइब्रेशंस को एब्जॉर्व करने की प्रॉपर्टी हैं। प्लेन कार्बन स्टील मेरा लो कार्बन स्टील है, डक्टाइल मटेरियल है, एलॉय स्टील्स हम यूज़ करते हैं, सिरेमिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, कास्ट स्टील यूज़ करते हैं, रबर यूज़ करते हैं एंड प्लास्टिक एज ए डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के लिए जो भी मटेरियल है उसके फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए कुछ हम पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे, कंपोजिट्स के बारे में बात करेंगे, सिरेमिक्स के बारे में, कुछ जो नए नए से टॉपिक हमें लग रहे हैं उसके बारे में हम कुछ थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो इनको यूज क्यों करते हैं हम। बेसिकली देखिए पॉलीमर्स हैव ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्रिंसिपली लो वेट, उसके अंदर उनका वेट कम होता है, रिलेटिवली लो स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, गुड कोरोजन एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए पॉलीमर्स के बेनिफिट क्या हैं, उनका वेट कम होता है, बट क्या है उनकी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस भी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन ये कोरोजन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या होती है, कम होती है। सिरेमिक्स कैन हैव एक्सट्रीमली हाई कंप्रेसिव बट नॉट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सिरेमिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, हाई स्टिफनेस होती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है उसके अंदर, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल करंट, हाई हार्डनेस है एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम है। किसका भी, सिरेमिक्स का। अब मैं बात करता हूँ कंपोजिट्स की। कंपोजिट्स कैन हैव ऑलमोस्ट एनी कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यू वांट टू बिल्ड इनटू देम, इंक्लूडिंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ obtained from any materials. Composites can be low or very high in cost. देखिए कंपोजिट्स होते क्या हैं, कंपोजिट्स क्या हैं, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिला के एक कंपोजिट मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि उसी के बिहाफ है। तभी आपको बोला गया है कि कंपोजिट्स कैन बी लो और वेरी हाई इन कॉस्ट। कंपोजिट्स की कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और इनके अंदर क्या है कि जो भी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ है आप कॉम्बिनेशन चाहते हो, यू कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स एंड कंबाइनिंग देम। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स पॉलीमर्स के बारे में, सिरेमिक्स के बारे में और कंपोजिट्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मीन्स जो भी हम मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे वो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल में कौन कौन से फैक्टर्स हमारा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अवेलेबिलिटी की। फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी। माय फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या है कि बात करता है कि द मटेरियल शुड बी रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट इन लार्ज इनफ क्वांटिटीज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी मार्केट के अंदर वो मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। मीन्स हम बात तो करते हैं कि हम इस मटेरियल को यूज़ कर लेंगे, बट अगर वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है आसानी से,
तो उसका फिर यूज़ नहीं है कोई भी। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम एलॉयज आर ऑलवेज अवेलेबल इन अबंडेंस, वाइल द शॉर्टेज ऑफ लीड एंड कॉपर एलॉयज इज ए कॉमन एक्सपीरियंस। अगर आप मार्केट के अंदर आप जाएंगे तो आपको कास्ट आयरन भी इजीली अवेलेबल है और एल्यूमिनियम के एलॉयज भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और इन लार्ज क्वांटिटी हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बात करूंगा लीड और कॉपर एलॉयज की, उनका क्या है कि जनरली हम ये एक्सपीरियंस है कि वो हमें एक प्रॉब्लम फेस होती है उनकी शॉर्टेज की। तो इसीलिए हमें जो मटेरियल सेलेक्ट करना है वो भी कुछ इसी टाइप से करना है कि वो मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो। सेकंड जो मेरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट। सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या है कि फॉर एवरी एप्लीकेशन देयर इज ए लिमिटिंग कॉस्ट बियॉन्ड विच द डिज़ाइनर कैन नॉट गो। मीन्स कोई भी अगर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके लिए एक कॉस्ट पहले से तय की जाती है। मीन्स हम कहीं ना कहीं तो हमने कॉस्ट कटिंग करनी है, तो हम वो भी एक फैक्टर रहता है कि एक मटेरियल है उसकी कॉस्ट इतनी ना हो जाए कि वो जो हमारी एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी है कि इतना हम स्पेंड कर सकते हैं वो उससे ज़्यादा जा रही है। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि कॉस्ट भी एक हमारा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल के लिए फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो थर्ड है मेरा, थर्ड एलिमेंट है प्रॉपर्टी, जो फैक्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। थर्ड फैक्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। अगर इन सब फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सब के सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का। दे इंक्लूड स्ट्रेंथ अंडर स्टैटिक एंड फ्लक्चुएटिंग लोड्स, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, रेजिलियंस, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड हार्डनेस। Depending upon the service conditions and the functional requirements, different mechanical properties are considered and a suitable material is selected. Means यूज़ के अकॉर्डिंग, आपको कैसा यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के लिए कोई अगर बात लेके चलें, द मटेरियल फॉर द कनेक्टिंग रोड, अगर आपको कनेक्टिंग रोड कोई डिज़ाइन करनी है तो उसके लिए मटेरियल क्या लेके चलेंगे? द मटेरियल फॉर द कनेक्टिंग रोड ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन शुड बी कैपेबल टू विदस्टैंड फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। मीन्स जैसे ही इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर कंबशन ऑफ फ्यूल होगा तो वहाँ से जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस आएंगे, आपकी कनेक्टिंग रोड उन सब स्ट्रेसेस को बियर कर सके। तो आपको उस टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करना है उस किसके लिए? कनेक्टिंग रोड के लिए। तो ये भी एक मेरा सबसे ज़्यादा, मतलब अगर मैं बात करता हूँ टेक्निकली, अगर टेक्निकली लैंग्वेज में बात करते हैं तो टेक्निकली जो सबसे ज़्यादा फैक्टर मैटर करता है वो है हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। द लास्ट फैक्टर इज आवर मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस। फोर्थ पॉइंट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस। देखिए, इन सम एप्लीकेशंस मशीनेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन सिलेक्शंस। समटाइम्स एन एक्सटेंसिव मटेरियल इज मोर इकोनॉमिकल देन ए लो प्राइस्ड वन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू मशीन। देखिए, मीन्स अगर मैं सीधे सीधे वर्ड्स में बात करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशंस का क्या मीनिंग है कि जो हमारी मशीनिंग जो प्रोसेस है वो इतनी डिफ़िकल्ट ना हो। मीन्स ऐसा ना हो कि आपकी मटेरियल, यस दिस इज़ द बेस्ट मटेरियल, बट अगर उसकी आप मशीनिंग की बात करते हैं तो वो मशीनिंग हमारी पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो देखिए, इस पूरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होने जा रहा है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कैसे करते हैं। तो वो देखिए, उसके लिए क्या है, हम एक मेथड यूज़ करते हैं, वेटेड पॉइंट मेथड। जो फर्स्ट जो एक मेथड है हमारा, वो जो मेथड हम यूज़ करते हैं वेटेड पॉइंट मेथड, ध्यान से देखना है इसको। इसी के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वो न्यूमेरिकल, हम इस क्वेश्चन जो मेथड है इसको न्यूमेरिकल की हेल्प से ही ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए, वेटेड पॉइंट मेथड के अंदर क्या है, सबसे पहले तो जो फर्स्ट स्टेप है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ गिवन एप्लीकेशन एंड प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल फॉर द एप्लीकेशंस। मीन्स स्टडी ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़। हमें क्या करना है कि उस किस एप्लीकेशन के लिए चाहिए है और उसके लिए कौन कौन सी आपको डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। सेकंड है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ आर असाइंड वैल्यूज़। मीन्स जो भी हमारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम वैल्यूज़ असाइन करेंगे। लाइक जैसे कि जो अप्रोक्सीमेट रेंज होती है दीज प्रॉपर्टीज सच एज यील्ड स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, हार्डनेस, दीज आर ऑल आर स्पेसिफाइड इन डिज़ाइन डाटा बुक्स।
थर्ड पॉइंट है गो नो गो पैरामीटर्स एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स। गो नो गो पैरामीटर्स एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स। देखिए द जो भी हमारी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं दो ग्रुप्स के अंदर। एक ग्रुप है मीन्स जो मैंने बताया अभी गो नो गो पैरामीटर एंड द डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स। द गो नो गो पैरामीटर्स आर द कंस्ट्रेंट्स। As an example, means if a material is not available or if it cannot be fabricated into a given shape, it is totally rejected. This is a screening step. This is a screening step, and only those materials which meet the essential requirements are allowed further considerations. मीन्स क्या है गो नो गो पैरामीटर्स और डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स, इसके अंदर क्या है कि हमारा कोई भी मटेरियल्स है वो देखेंगे कि वो क्या अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देन जो मेरा नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है वेटेज इज प्रोवाइडेड। अब क्या करेंगे कि द डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स विच कैन बी गिवन क्वांटिटेटिव वैल्यूज। जो मेरे डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच कैन बी गिवन क्वांटिटेटिव वैल्यूज। देखिए जैसे कि मैंने ऊपर बात किया गो नो गो पैरामीटर्स और डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ असाइन कर ली हैं अब उसके अंदर से कोई चीज़ अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उस रेंज में, तो वो हमने डिस्क्रिमिनेट कर लिया है। मीन्स गो नो गो पैरामीटर्स के बिहाफ पे मीन्स ये आगे जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, और जो आगे जा पाएंगी वो मेरी क्या है, उनको हम क्या दे देंगे, डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स को। और जो फोर्थ स्टेप में इन डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स को ही हम क्या करते हैं, वेटेज असाइन करते हैं। वेटेज असाइन, द वेटेज डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन द गिवन एप्लीकेशंस। मीन्स वेटेज कैसे दी जाएगी, वो एप्लीकेशंस जो उस जिस पर्पज़ के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, हम उसी के बेस पे हम उसको वेटेज देते हैं। लाइक अगर हम इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम उसको कनेक्टिंग रोड, मतलब अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं वही कनेक्टिंग रोड का, तो वहाँ पे अगर मैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ है उसको मैं वेटेज देकर चलूँगा, वेटेज फैक्टर 5 है। और अगर मैं कॉस्ट की बात करूँगा उस कॉस्ट को मैं फैक्टर 1 दे के चलूँगा। सिमिलरली वो क्या है कि हम फैक्टर्स को दे के चलते हैं। तो ये था मेरा मेथड। 4 स्टेप है, 4 स्टेप हमने फॉलो करने हैं। देखिए इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द स्किल एंड जजमेंट रिक्वायर्ड फॉर असाइनिंग द वेटेज। देखिए अभी जिस वेटेज की मैं बात कर रहा था, किसी पॉइंट को 5 वेटेज दे रहे हैं, किसी को 4 दे रहे हैं, किसी को 3 दे रहे हैं, किसी को 1 भी दे रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड जजमेंट। जो भी ये मेथड अप्लाई कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कर रहा है, उसकी स्किल्स और जजमेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। द रिजल्ट्स मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट बट वन कैन गेट ए प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर ए गिवन एप्लीकेशन। देखिए हो सकता है कि जो इससे रिजल्ट है वो न्यूमेरिकली करेक्ट ना हो, बट एक क्या है कि एक जनरल आइडिया आपको प्रायोरिटी लिस्ट मिल जाती है आपको एप्लीकेशंस के अंदर, उस कौन कौन से मटेरियल्स के लिए, मींस मटेरियल्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट आपको मिल जाती है। तो मेन ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, ड्रॉबैक है कि आपको स्किल और जजमेंट जो भी सेलेक्टिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा मेथड। अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल हम देख के चलते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ए मटेरियल बाय द वेटेज पॉइंट मेथड। देयर आर 4 कैंडिडेट मटेरियल्स, मीन्स 4 मटेरियल है मेरे पास। कौन कौन से, लो एलॉय स्टील है, प्लेन कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है एंड क्रोमियम स्टील है, विच हैव पास्ड थ्रू स्क्रीनिंग टेस्ट। मीन्स जो नो गो पैरामीटर थे और पैरामीटर्स थे और डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स थे, वहाँ से जो निकल के जो 4 पैरामीटर्स आए हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग पैरामीटर्स आए हैं, वो ये 4 हैं। For a particular application, the designer has given a 5-point weightage for ultimate tensile strength, 3-point weightage for hardenability and 2-point weightage for cost economy. Means ultimate tensile strength को कितनी weightage दी है, 5-point weightage दी है, hardenability को 3-point weightage दी है और cost economy को 2-point weightage दी है। नेक्स्ट देखिए, मीन्स देखिए अभी क्या है, ये एक आपको क्वेश्चन के अंदर ही एक टेबल गिवन है। ये 3 प्रॉपर्टी हैं आपकी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी इंडेक्स एंड कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट। अब ये 4 मटेरियल्स हैं हमारे पास जो कि स्क्रीनिंग होके आए हैं, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमें टेबल के अंदर दे दी है। ये क्वेश्चन में गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द सूटेबल मटेरियल फॉर द गिवन एप्लीकेशंस। तो
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपको समझ में आ चुका है, ये वेटेज आपको क्वेश्चन के अंदर दे चुके हैं और आपको जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको सारी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेज पॉइंट्स फॉर लो एलॉय स्टील। अभी मैं लो एलॉय स्टील को लेके चला हूँ, मीन्स मैं अभी एक एक करके चारों मटेरियल्स के ऊपर एनालिसिस करूँगा। अगर मैं लो एलॉय स्टील की बात करता हूँ, और सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरे पास तीन मटेरियल प्रॉपर्टी हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हार्डनेबिलिटी इंडेक्स है एंड कॉस्ट है। तो सबसे पहले मैं एनालिसिस करता हूँ पॉइंट्स फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है चारों मटेरियल्स की, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। लाइक जैसे कि टेबल्स में हमें गिवन है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लो एलॉय स्टील इज़ 850, देन फॉर प्लेन कार्बन स्टील इट इज़ ऑल्सो 850, एंड फॉर स्टेनलेस स्टील इट इज़ 1200 एंड फॉर क्रोमियम स्टील इट इज़ 950। इन सभी को मैंने इन सब का सम कर लिया है, सम आएगा वो 3850। अब मैं परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालूंगा किसकी, लो एलॉय स्टील की। मींस लो एलॉय स्टील को जो वेटेज गिवन है वो कितनी है 850, और जो टोटल वेटेज कितनी आई है वो 3850। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.22। मैंने 850 को डिवाइड कर दिया है 3850 से, वो वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.22। अब मैं दूंगा यहाँ पे कितना है वेटेज इंडेक्स। अब हम निकालेंगे वेटेज इंडेक्स। देखिए जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो कितनी आई है 0.22, और जो लो एलॉय स्टील के लिए जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है वो वेटेज कितनी गिवन है, वो गिवन है 5। तो मैं 0.22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1.1। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 1.1। सिमिलरली फॉर हार्डनेबिलिटी, अब मेरी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है हार्डनेबिलिटी। उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे हार्डनेबिलिटी इंडेक्स हैं उन चारों मटेरियल्स का सम निकाल लूँगा। तो वो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है 60, 80, 30, 100, इट कम्स आउट टू बी 270। तो ये मैंने कर लिया है। नाउ परसेंटेज हार्डनेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकलेगा, मीन्स जो लो एलॉय स्टील की हार्डनेबिलिटी है वो कितनी है 60, देन इट दिस 60 डिवाइड बाई 270, तो 0.222। नाउ द वेटेज इंडेक्स इज, अब वेटेज इंडेक्स कितना आएगा। अब देखिए वेटेज इंडेक्स के लिए क्या है कि हार्डनेबिलिटी को कितनी वेटेज गिवन है, वो कितनी गिवन है 3। तो अब मैं 0.22 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0.222 मल्टीप्लाई बाई 3, इट कम्स आउट टू बी 0.666। तो ये किसका आया है वेटेज इंडेक्स आया है, किसका हार्डनेबिलिटी का। वेटेज इंडेक्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का कितना आया था 1.1, कितना आया था 1.1। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पॉइंट्स फॉर कॉस्ट। अब मैं बात करूंगा पॉइंट्स फॉर कॉस्ट। देखिए यही है आपकी स्किल एंड जजमेंट। द पॉइंट्स फॉर कॉस्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज ए मटेरियल विद लोअर कॉस्ट और पॉइंट्स इज ए बेटर मटेरियल्स। मीन्स अब क्या है, कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, इसके अंदर हम इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान के चलेंगे। किसके लिए, बिकॉज ए मटेरियल विद लोअर कॉस्ट, जिस मटेरियल की कॉस्ट लो होगी वही एक अच्छा मटेरियल होगा हमारे सिलेक्शन का। तो अगर मैं सम निकालूंगा तो मेरे को जो कॉस्टिंग गिवन थी 40, 50, 100, 80, अब ऐसे मेरे को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेके चलना है तो सम निकालूंगा तो मैं इसका इन्वर्स करके निकालूंगा 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/80, इट कम्स आउट टू बी 0.0675। अब वही चीज़ है, मेरे को परसेंटेज कॉस्ट निकालनी है। तो परसेंटेज कॉस्ट के लिए तो मैं लो एलॉय स्टील का 1/40 है, 1/40 का जो फ्रैक्शन में निकालूंगा तो 0.0250 डिवाइड बाई 0.0675, इट कम्स आउट टू बी 0.37। और जो वेटेज गिवन है कॉस्ट को वो कितना है 2, वेटेज कितना है 2। तो अब मैं 0.37 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 0.74। अब मैं निकालूंगा टोटल पॉइंट्स मेरे कितने आए हैं। नाउ आई विल कैलकुलेट द टोटल पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स के लिए अब हम करेंगे क्या, देखिए जो ये 1.1 है जो मेरा आया है वेटेज इंडेक्स, और जो यहाँ से 0.666 वेटेज इंडेक्स आया है, और यहाँ से जो मेरा 0.74 वेटेज इंडेक्स आया है, इन सब को हमने क्या कर दिया सम कर दिया है इन सब का, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.506। इसकी वैल्यू कितनी आई है 2.506। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल द मटेरियल्स। ऐसे ही हम टोटल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए सम्स में कोई चेंज नहीं आएगा,
जब मैं परसेंटेज कॉस्ट निकालूँ, मान लो यहाँ पे अगर मेरे को परसेंटेज कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, जो 1/50 का डेसिमल है, फ्रैक्शन है, वो डिवाइड बाई 0.0675, जो भी रिजल्ट आ जाएगा 0.370, जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। सिमिलरली हम बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के लिए और अदर प्रॉपर्टीज़ के लिए और क्रोमियम स्टील के लिए। ये सिर्फ मैंने जो 3 पॉइंट्स मैंने फॉलो किए हैं, ये टोटल पॉइंट्स जो निकाले हैं ये सिर्फ किसके लिए निकाले हैं, लो एलॉय स्टील के लिए। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट इट फॉर ऑल द 4 मटेरियल्स। जो नेक्स्ट मेरे बचे हैं प्लेन कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड क्रोमियम स्टील, उन सभी के लिए मैं निकालूंगा। तो देखिए वहाँ से क्या निकल के आएगा, द लिस्ट ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स विल बी। देखिए अब जो भी आपकी वेटेज आया है, टोटल जो टोटल पॉइंट आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने उनको नोट डाउन कर लिया है। क्रोमियम स्टील के लिए वैल्यू कितनी आई है, 2.715 पॉइंट्स। प्लेन कार्बन स्टील के लिए इट कम्स आउट टू बी 2.58 पॉइंट्स एंड लो एलॉय स्टील के लिए 2.506 पॉइंट्स एंड स्टेनलेस स्टील के लिए इट कम्स आउट टू बी 2.189 पॉइंट्स। देयरफॉर फॉर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रोमियम स्टील इज सेलेक्टेड एज द बेस्ट मटेरियल फॉर द कंपोनेंट। तो इस तरीके से आपने जो फर्स्ट वाला है, मीन्स जो सबसे टॉप पे है, क्रोमियम स्टील को सिलेक्ट कर लिया है एज द बेस्ट मटेरियल। तो ये था मेरा वेटेड पॉइंट मेथड, ये था मेरा वेटेड पॉइंट मेथड। आई होप आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी समझ में आई होंगी, आपको मटेरियल्स कौन कौन से मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं वो भी समझ आए होंगे, सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल को वो भी समझ आया है, और कौन सा मेथड हम जो फॉलो करते हैं वेटेड पॉइंट मेथड है जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये भी आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल रेशु शर्मा नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।